ना हो चार दीवारें फिर भी झरोखे जले तेरे मुझे चले इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का। आइए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक का पार्ट थर्ड। देखो पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे कि कार्बनिक रसायन क्या होता है, जैव शक्ति सिद्धांत क्या था, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत क्या हुआ था, हाइड्रोकार्बन क्या था, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, इसमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सही है, इसमें भी हम पढ़ेंगे कि किसमें एकल बंध पाया जाता है, किसमें द्विबंध पाया जाता है और किसमें त्रिबंध पाया जाता है। ठीक है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए इस वीडियो पर। देखो है क्या वो समझ लो। हमें पढ़ेंगे सबसे पहले कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या था। तो जैव शक्ति सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रेडरिक ने, ठीक है, एक सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि जीवों में, ठीक है, एक ऐसी शक्ति होती है जिससे क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। सही है, तो उनका कहने का मतलब यही था कि उनके अंदर कोई शक्ति होती है, वो शक्ति विद्वान रहती है, वो विद्वान रहने की वजह से क्या करती है, उनके अंदर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करती है। ठीक है, या बोल सकते हैं कि जो भी जीवित प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो उनका निर्माण कार्बन से होता है। ठीक है, और कार्बन को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें सिर्फ जीव जंतुओं का ही यूज करना पड़ेगा, मतलब जीव जंतुओं से ही हम कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यह सिद्धांत दिया साइंटिस्ट थे फ्रांसीसी जे वर्जीलियस। ठीक है, इनका अपना कहना था। तो देखो कोई समस्या नहीं, होता क्या है, इस सिद्धांत का अंत भी होता है। तो जैव शक्ति सिद्धांत को अगर हम अच्छे शब्दों में बोले तो हम क्या बोल सकते हैं कि जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार जे वर्जीलियस का मानना था कि जो भी जीव जंतु होते हैं इनके अंदर एक शक्ति विद्यमान रहती है जिसे हम जैव शक्ति कहते हैं, और उनके कारण ही दुनिया में अगर कार्बनिक यौगिक दिखाई देते हैं या कार्बनिक पदार्थ दिखाई देते हैं या प्राप्त होते हैं तो वो सिर्फ जीव जंतुओं के कारण ही होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक जैव शक्ति विद्यमान होती है। ठीक है, तो होता है क्या वो समझ लो। तो इनका मानना यही था कि अगर आपको मतलब कार्बनिक यौगिक प्राप्त करने हैं तो कार्बनिक यौगिक आप मात्र जीव जंतु से ही प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और किसी से प्राप्त नहीं कर सकते। या फिर बोल सकते हैं कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ कार्बनिक यौगिक ही चाहिए, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो कोई समस्या नहीं। अब होता क्या है, कुछ समय जैसे जैसे गुजरता है तो कुछ साइंटिस्ट होते हैं वो इनके सिद्धांत को गलत सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक होते हैं वो होते हैं वोलर। तो वोलर क्या करते हैं, अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग करते होते हैं। ठीक है, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर क्या बनने वाला है। ठीक है, बस उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो उस विश्लेषण में करते क्या वो समझ लो। तो वहां पर वो लेते हैं NH4। जो वोलर वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट लेते हैं, उसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनेट से करा देते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन कैसे करा देते हैं, पोटेशियम साइनेट से। और वो जब देखते हैं कि जो अमोनियम सल्फेट है इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनेट से करा देते हैं, रिएक्शन कराने का मतलब क्या है, इसे गर्म करते हैं। ठीक है, जब इसे गर्म करते हैं अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ जब गर्म करते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर जो निर्माण होता है वो होता है आपका अमोनियम साइनेट का निर्माण होता है, इसके साथ साथ पोटेशियम सल्फेट का निर्माण होता है। और फिर इसे दोबारा से गर्म करते हैं अमोनियम साइनेट को। ठीक है, मतलब यहाँ पर अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ जब गर्म करते हैं तो वो देखते हैं बनता है अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। और फिर वो क्या करते हैं, फिर इसे गर्म करते हैं। ठीक है, मतलब गर्म करते ही रहते हैं। तो होता है क्या वो देखो, तो जो अमोनियम साइनेट होता है, जो पुनर्व्यवस्था होती है इसकी, पुनर्व्यवस्था मतलब क्या है, गर्म होता है और गर्म होने का एक नया यौगिक बना देता है। सही है, तो हम बोल सकते हैं जो अमोनियम साइनेट होता है ये दोबारा फिर गर्म होता है, जैसे हम बोल सकते हैं पुनर्व्यवस्था के कारण। ठीक है, या पुनर्व्यवस्थित होता है, वो लिख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित होता है। पुनर्व्यवस्थित होने की वजह से क्या होता है जी, NH2CO और फिर NH2 से इसका फॉर्मेशन कर देता है। हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, वो देखो जो NH4 होता है इससे किसका निर्माण हो गया, यूरिया का, और जो कि क्या था आपका यूरिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये किसका फॉर्मूला है, यूरिया का। तो हमने क्या देखा कि जो जैव शक्ति सिद्धांत था, अब इसमें देखो है क्या, एक निष्कर्ष ये भी निकला कि यहाँ पर उन्होंने जो पदार्थ लिए थे ये क्या थे, अकार्बनिक, मतलब अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट इन्हें अकार्बनिक माना जाता है। तो उन्होंने क्या करा, अकार्बनिक पदार्थों का एनालिसिस करा या विश्लेषण करा अपनी प्रयोगशाला में। या फिर बोल सकते हैं कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को जब उन्होंने एक साथ गर्म करा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर अमोनियम साइनेट बना और पोटेशियम सल्फेट बना। ठीक है, फिर इसे दोबारा से गर्म करा तो अमोनियम साइनेट पुनर्व्यवस्थित होता है, और पुनर्व्यवस्थित होने के कारण क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं
इस प्रकार यहाँ पर अकार्बनिक यौगिकों से भी हम कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यूरिया होती है तो अकार्बनिक यौगिक से हम क्या कर सकते हैं, मतलब कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो हमने देखा था कि जो जे बर्जेस थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक, इनका अपना मानना था अगर आपको कार्बनिक यौगिक प्राप्त करना है तो आपको सिर्फ कार्बनिक यौगिक का ही यूज करना पड़ेगा या जैविक क्रियाओं का ही यूज करना पड़ेगा, बोल सकते हैं जैविक पदार्थों का ही यूज करना पड़ेगा, तभी आपको कार्बनिक यौगिक मिलेगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि जो जे बर्जेस थे उनके जो जैव शक्ति सिद्धांत था वो क्या था, अपने आप में गलत था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो वैज्ञानिक जिसने ये नियम दिया था उसका नाम था वोल्हर। ठीक है, वोल्हर। ठीक है, उनका क्या नाम था, वोल्हर, ध्यान रखना। तो जो वोल्हर वैज्ञानिक थे तो उन्होंने क्या करा, हम बोलेंगे कि वोल्हर नामक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में, ठीक है, कुछ यौगिकों को लेकर विश्लेषण कर रहे थे। तो उन्होंने वो देखते हैं कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को जब एक साथ गर्म करते हैं तो अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट का निर्माण होता है, और फिर इसे दोबारा से गर्म करते हैं तो वो देखते हैं कि अमोनियम साइनेट का निर्माण होता है, और अमोनियम साइनेट को गर्म करते जाते हैं और जो पुनर्व्यवस्था के कारण यूरिया में बदल जाता है। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि जो अमोनियम सल्फेट था, या बोल सकते हैं यहाँ से कि जो अमोनियम साइनेट था उससे क्या का निर्माण कर लिया हमने, यूरिया का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि हम अकार्बनिक यौगिकों से भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। अतः जैव शक्ति सिद्धांत का, ठीक है, अतः जैव शक्ति सिद्धांत क्या था, गलत था। हम बोल सकते हैं कि जो जैव शक्ति सिद्धांत है वो क्या है, गलत है। उसका कहना था कि कार्बनिक यौगिकों से हम सिर्फ कार्बनिक यौगिक को ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और कार्बनिक यौगिक, अगर कार्बनिक यौगिक प्राप्त करें तो सिर्फ अकार्बनिक यौगिक का ही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हुआ है, और किसने करा था, वोल्हर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, फिर इनके बाद और भी वैज्ञानिक आते हैं जैसे कि कोलवे। ठीक है, कोलवे वैज्ञानिक आते हैं, तो कोलवे वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो भी एक कार्बनिक यौगिक बना देते हैं। इसी तरह अन्य वैज्ञानिक भी आते हैं, सही है, वो भी क्या करते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के बाद क्या होता है कि अकार्बनिक यौगिकों से बहुत सारे कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इनके जो सिद्धांत था वो पूरी तरह से निरस्त हो गया था। ठीक है, उसका खंडन हो गया था। तो ये बात ध्यान रखना, आप इस चीज को यहाँ से भी ध्यान रख सकते हो कि हम क्या करें, अमोनियम साइनेट को जब गर्म करते हैं तो अमोनिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण होता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हम अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। अतः जैव शक्ति सिद्धांत का, ठीक है, अंत हुआ। अतः जैव शक्ति सिद्धांत अपने आप में गलत था। ठीक है, गलत सिद्ध हुआ। अब देखो है कि इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक रसायन क्या होता है, और फिर इसके बाद हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और उसके भी उत्पन्न क्या होता है। ठीक है, और इससे जो संतृप्त और असंतृप्त होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कोई समस्या नहीं। देखो कार्बनिक रसायन क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कार्बनिक रसायन का मतलब क्या, कार्बन। अब देखो होता क्या है कि वो यौगिक, ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ से कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और साइनाइड, सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनाइड, इनके यौगिकों को छोड़कर अन्य सभी कार्बन से निर्मित यौगिकों का अध्ययन, ठीक है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कार्बनिक रसायन क्या होता है कि ठीक है, कार्बन की वह शाखा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनाइड, ठीक है, इनसे निर्मित यौगिकों को छोड़कर अन्य सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो है क्या, इसकी आधुनिक परिभाषा भी है। तो आधुनिक परिभाषा क्या कहती है वो समझ लो। आधुनिक परिभाषा कहती है कि हाइड्रोकार्बन लो और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न लो। अब जो हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो हम समझाएंगे आपको। अभी समझ लो कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसमें हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है, उस रसायन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो कोई समस्या नहीं। तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होता है वो समझ लो। हाइड्रोकार्बन क्या होता है पहले वो समझो। तो होता क्या है, जो हाइड्रोकार्बन होता है, तो हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में ही नाम छुपा हुआ है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो हम बोल सकते हैं ऐसे यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से होता है, उन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होते हैं वो समझ लो कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य यौगिक, अन्य,
ठीक है, हम बोल सकते हैं अन्य समूह भी होते हैं। समूह का मतलब क्या है, इकानों यौगिकों में हम पढ़ेंगे कि समूह क्या होते हैं, जैसे कि हम देखा OH क्या होता है, एल्कोहल समूह होता है। ठीक है, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड समूह होता है। इस तरह हम पढ़ेंगे कि, और इसी तरह ठीक है CO जो होता है वो क्या होता है, आपका कीटोन समूह होता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये समूह होते हैं। या फिर हम देख सकते हैं अन्य भी मतलब एलिमेंट या परमाणु हो सकते हैं, जैसे कि BrCl, सही है। तो कहने लग के वो देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से जिन यौगिकों का निर्माण होता है हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होते हैं, इससे पहले हाइड्रोकार्बन समझ लो, जैसे कि हमने बोला CH4, तो CH4 क्या जाएगा हाइड्रोकार्बन, हमने बोला C2 और फिर H4। तो देखो ये कहने वाला क्या है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये क्या कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। और कभी कभी क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कुछ और भी होता है, जैसे कि C2H5Br मतलब एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, अगर हमने बोला होता C2H5OH मतलब जो क्या हो गया आपका एथिल एल्कोहल। तो हम देखा कार्बन हाइड्रोजन भी है, इसके साथ Br है। ठीक है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन है, उसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन वो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणु पाए जाते हो। ठीक है, या अन्य परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। फिलहाल हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता, आपको तो सिंपल कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा में ध्यान रखना है कि आधुनिक परिभाषा कहती है या आधुनिक परिभाषा के अनुसार हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का अध्ययन, ठीक है, जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। जो कोई समस्या नहीं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के भी अपने प्रकार होते हैं, हमने देखा कार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो समझ लिया होगा आपने। हाइड्रोकार्बन के भी अपने प्रकार होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन सामान्यतः दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं या वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है। ठीक है, एकल बंध का मतलब क्या है कि कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ठीक है, या फिर एकल बंध बोलो, हम बोल सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होता है तथा कार्बन की अन्य संयोजकताएं, ठीक है, तथा कार्बन की अन्य संयोजकता मतलब एक तो इसके साथ हो जाएगी संतुष्ट, बकाया अन्य संयोजकताएं, ठीक है, एकल बंध द्वारा संतुष्ट रहती हैं। उन हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है तथा कार्बन की अन्य संयोजकताएं, ठीक है, कार्बन की अन्य संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट रहती है। उन हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n2+2। ठीक है, क्या ध्यान रखें, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और इसका सामान्य जो नाम होता है वो भी ध्यान रखना है। इसका जो सामान्य नाम होता है तो इसका सामान्य नाम होता है एल्केन। ठीक है, तो हम ध्यान रखना है, हम बोल सकते हैं जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसका सामान्य नाम होता है एल्केन। ठीक है, तथा इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। और देखो होता है क्या है जी, कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील का मतलब क्या है, किसी से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत कम क्रिया करते हैं, तो बहुत कम क्रिया करने की वजह से इनका नाम पड़ जाता है पैराफिन। तो हमें ध्यान रखना संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहते हैं। तो अगर हम बोले कोई पूछे हमसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो हम क्या बताएंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है और कार्बन की अन्य संयोजकताएं, ठीक है, कार्बन की अन्य संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट रहती हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर बोलेंगे कि इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा इनका सामान्य नाम एल्केन होता है। सही, तथा इनका सामान्य नाम एल्केन होता है और यह कम अभिक्रियाशील होने की वजह से इनका अन्य नाम पैराफिन भी होता है। ठीक है, तो हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लिया। अब तो इसका एग्जाम्पल देख लो, इस फॉर्मूले का यूज भी देख लेंगे। जैसे हमने लिखा होता C2H6। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लो फॉर्मूले का यूज मतलब यहाँ पर जो भी नंबर दे रखा है उसका डबल करके 2 जोड़ दो। सही, उसका डबल करके 2 अगर उसमें ऐड कर देते हो तो क्या प्राप्त होता है आपको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो है क्या, या फिर बोले तो एल्केन, हमें बता लेंगे नाम होता है इसका एल्केन। तो हमने देखा यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 में कितना जोड़ा होगा 2, यानी 6 हो गया होगा। इसी तरह देखो मतलब C3 और फिर H
आपका 8, तो इसका मतलब क्या है 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ा कितना हो जाएगा 8। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर C3H8 क्या हो जाएगा एल्केन हो जाएगा। ऐसे देखो अगर कोई बोलता है आपसे C4 तो इधर क्या होता है 4 दूनी 8 और 2 10, मतलब डबल करके 2 जोड़ दो तो क्या कहलाएगा एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी। हाँ, तो आप अगर जैसे इतना परिभाषा लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, एक और बार सुन लो। अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। ठीक है, तथा कार्बन की अन्य संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट रहती हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखो इनके सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा इनका सामान्य नाम एल्केन होता है और ये कम अभिक्रियाशील होने की वजह से इनका अन्य नाम पैराफिन भी होता है। से इसके साथ साथ इन उदाहरण के लिए C2H6, C3H8 और C4H10 ये कैसे बना लोगे आप, इस फॉर्मूले से बना लोगे। ठीक है, जो भी देखो उसका डबल करोगे उसमें 2 जोड़ दो, मतलब 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ा कितना होगा 6। सही, तो ये एल्केन के उदाहरण हो गए या फिर बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हो गए। सही, तीनों इसके एक ही नाम है। तो कोई नहीं, अब हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का तो वो समझ लेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अपने आप में 2 प्रकार का होता है। ठीक है, हम बोलेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो समझेंगे। तो द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, या ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध पाया जाता हो या उपस्थित होता हो, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या ऐसे हाइड्रोकार्बन को द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सही है, ध्यान रखना। अब देखो होता है क्या वो समझ लो, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि इसके जो कार्बन परमाणु होता है यह आपका एकल बंध से संतुष्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। सही है, और त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि जो ऐसे कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध पाया जाता हो तथा कार्बन के अन्य संयोजकताएं एकल बंध से संतुष्ट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं या त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखो दोनों समझ लो, द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। ठीक है, और जो त्रिबंध होता है, त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, ध्यान रखना। और जो आपका द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसका सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम होता है इसका एल्कीन। सही है, इसका सामान्य नाम क्या होता है एल्कीन, ये भी ध्यान रखना। तो इसका सामान्य नाम क्या होता है एल्कीन होता है और इसका सामान्य नाम क्या होता है एल्काइन। ठीक है, अब देखो है क्या, और इसके अन्य नाम होता है, तो जो द्विबंध होते हैं या बोल सकते द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनका अन्य नाम ओलेफिन होता है और इनका अन्य नाम क्या होता है एथिलीन या एसिटिलीन होता है। सही, ध्यान रखना। तो अब देखो है क्या, हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा 2 प्रकार का होता है, या बोले तो हाइड्रोकार्बन का नाम, तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें, या बोल सकते हैं ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता हो, उन्हें क्या कहते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन से, ठीक है, या बोल सकते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता हो, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सही है, ध्यान रखना। अब देखो होता है क्या वो समझ लो, या कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखो होता है कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, हमने पढ़ा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन था इसमें भी हमने पढ़ा था कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन था इसमें देखा था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होता हो तथा कार्बन की अन्य संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट रहती हो। ठीक है, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को या ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और इनका सामान्य नाम एल्केन होता है तथा यह कम अभिक्रियाशील होने की वजह से इनका अन्य नाम पैराफिन भी होता है। अगर बात करें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो हमने कहा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, द्विबंध और त्रिबंध, या फिर बोल सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य या तो द्विबंध पाया जाता है या त्रिबंध पाया जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा था हमने, जिसमें हमने देखा था कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और सामान्य नाम एल्कीन होता है और इनका अन्य नाम ओलेफिन होता है। ठीक है, इसी तरह बात करें असंतृप्त, मतलब जो त्रिबंध वाला होता है, त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, तो इनमें कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है और इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, और जबकि इनका सामान्य नाम एल्काइन होता है और इनका अन्य नाम एथिलीन होता है। सही है, ध्यान रखना। अब देखो होता है क्या, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसके सूत्र बना सकते हैं।
तो यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो CnH2n मतलब यहाँ पर जो भी लिखा हो उसका डबल कर देना केवल, तो 2 दूनी 4, तो देखा C2H4 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। इसी तरह देखा हमने C3H6 क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। अगर भाई बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन कैसे हो जाएगा, C2 और 2 दूनी 4, 4 में 2 घटाएंगे कितना मिलेगा 2, C2H2 क्या हो जाएगा आपका, एल्कीन हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा सॉरी। इसी तरह अगर हमने बात करा C3, तो इसमें 3 दूनी 6 में से 2 घटाएगा कितना मिलेगा 4, C3H4 मतलब क्या हो जाएगा आपका, एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया।